हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैडी की क्रॉप के बारे में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। ये आज हिंदी की क्लास होने वाली है, जो कि पैडी का वनस्पतिक नेम क्या होता है। देखो दोस्तों, पैडी का वनस्पतिक नेम ओराइजा सटाइवा होता है और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2n = 24 होते हैं दोस्तों। और इसमें जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस, या दक्षिण पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा मान सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो कुल है, ठीक है दोस्तों, ये ग्रेमनी एंड या पोएसी दोनों होता है। और आगे की बात हम करते हैं, जो कि चावल के दाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, जो सफ़ेद चावल वाइट राइस जो होता है, तो इसमें दोस्तों 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। और जो भूरा चावल होता है, ब्राउन राइस होता है, उसमें 7 से 9% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वह होती है 72.59% होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। और इसमें जो वसा फैट होती है वह 2.2% पाई जाती है, ठीक दोस्तों। और जो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है ये 11.8% पाई जाती है। जो सेल्यूलोज की मात्रा होती है दोस्तों, ये 11.8% पाई जाती है। और मेरी अगली स्लाइड है कि जो भारत की धान्य फसल कही जाती है, इसे भारत की धान्य फसल कही जाती है। धान्य फसल कही जाती है, किसको कही जाती है? धान को धान्य फसल कही जाती है दोस्तों, ठीक है। और दुनिया का जो वर्ल्ड का 90% चावल एशिया में ही उगाया जाता है। वर्ल्ड का 90% चावल एशिया में ही उगाया जाता है, जो कि अच्छा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक दोस्तों। जो उत्पादन की दृष्टि से है या दूसरा स्थान है, ठीक दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। अगली स्लाइड मेरी है कि इसकी जो वैरायटी हैं धान की, कुल 24 जातियां हैं, ठीक है। और जो 2 हैं इसकी खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों। जो मेरी पहली है तो ओराइजा सटाइवा, ठीक है दोस्तों। जो मेरी पहली ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेवरिमा है, ठीक है, जो कि अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं जो कि इसका विवरण दिया है, ठीक। जो पौधे की ऊंचाई होती है, पौधे की जो लेंथ होती है, हाइट, ये 60 से 180 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है दोस्तों। धान का जो पौधा होता है 60 से 180 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पेनिकल हम उन सभी को कहते हैं जो जिसकी एक्सिस लॉन्ग होती है, ठीक है दोस्तों। जिसकी एक्सिस लॉन्ग होती है उसको हम पेनिकल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और धान जो एक पैडी है, ये C3 प्लांट है, ठीक है। C3 एंड सॉर्डे प्लांट है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है दोस्तों। और जो धान की जड़ें होती हैं तना और पत्तियां में पाई जाती हैं। धान की जड़, तना और पत्तियां में पाई जाती हैं। वायुकोष ऊतक जो वायुकोष ऊतक काम करते हैं, वो जल
मग्न अवस्था में भी पौधे के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जैसे कि धान की जब हम रुपाई करते हैं तो उसमें ऑलरेडी पानी को भर दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है, फील्ड के जड़ों में अंदर नहीं जा पाती है। तो पानी से तो जा नहीं पाएगी, बट उसके जो वायुकोष होते हैं, वो जो प्लांट होता है उसके ऊपर जो पत्तियां होती है, जहाँ से सोंकी जिसको बोलते हैं, वहां से ऑक्सीजन जाती है, वहां से ऑक्सीजन क्रॉस होती है, रूट में जाती है, तभी ऑक्सीजन जो होता है वो पौधा प्लांट मतलब प्राप्त कर पाता है और उसकी ग्रोथ हो पाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेरा है कि धान के तने को कहते हैं, तो धान के तने को कल्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धान के तने को कल्म कहते हैं। और जो मेरा है जो हस्किंग या हलिंग ऑफ पैडी, ठीक है, तो धान पर जो भूसी होती है, तो धान से भूसी हटाकर चावल निकलता है, उसे हम चावल निकालना है हस्किंग या हलिंग पैडी कहते हैं। ठीक है, उससे हम चावल की भूसी को हटाना ही हलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और धान से 66% चावल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हलिंग परसेंटेज होता है, ठीक है, 66% होता है। और चावल और भूसी का रेशियो कितना होता है? देखो, चावल और भूसी का रेशियो वह 2.1 होता है। ठीक दोस्तों, 2.1 होता है। और पर बॉयलेड चावल जो होता है, जिसको हम धान को कूटने कूटने से पहले गर्म गर्म पानी में उबालना उसमा चावल कहलाता है। उसना चावल मतलब इसमें विटामिन 12 बढ़ जाती है, विटामिन 12 बढ़ जाती है। बॉयल मतलब बॉयल करने से विटामिन 12 बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। जो इसकी क्लाइमेट है दोस्तों, धान का जो पौधा है उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का है। धान का जो पौधा है उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का प्लांट है। खेती के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है तो 21 से 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जो गर्मी गर्मी खरीफ और शरद ऋतु में की जाती है। ठीक है, मौसम इसमें 3 शीत ऋतु, खरीफ और बसंत होती है। जो स्थानीय असमन बोरो, ठीक है, तो जो शीत ऋतु होता है दोस्तों, शीत ऋतु जो होता है इसमें अस में की जाती है, और इसकी बुआई जो अस सीजन में की जाती है, तो मई और जून में बुआई की जाती है। ठीक है, और जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है वह सितंबर और अक्टूबर में, अस सीजन में सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। और आगे हम अस अमन बोरो के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। और खरीफ में जो की जाती है तो अमन में, और इसकी बुआई जो खरीफ में होती है वो जून और जुलाई में होती है दोस्तों, और इसकी हार्वेस्टिंग नवंबर और दिसंबर में होती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं वसंत ऋतु जो होता है बोरो, ये नवंबर एंड दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं, और मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जो अस जो अस होता है इसे कहा जाता है रबी का धान। जो अस होता है इसे हम रबी का धान कहते हैं, और इसकी खेती बिहार और बंगाल में की जाती है। जो अस होती है, अस जो होती है उसको बिहार और बंगाल में हम इसकी खेती करते हैं। जो अमन होता है इसे खरीफ का धान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अमन जो होता है इसको खरीफ का धान कहते हैं, और जो बोरो होता है इसे धान बसंतकालीन का धान बोलते हैं, कहते हैं बसंतकालीन। बोरो जो होता है बसंतकालीन में। ठीक है, और इसकी खेती जो होती है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिक होती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिक होती है। और जो अस अस की होती है खेती है बिहार और बंगाल में अधिक होती है, और बोरो की जो होती है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अधिक होती है दोस्तों। ठीक,
आगे हम बात करते हैं जो ओराइजा सटाइवा को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जो स्पेसीज इंडिका है, जापानिका है, जुपानिका है और जवानिका है। जो अब हम आप लोगों को स्पेसीज इंडिका के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यह जिसका इसका सीकुर रहित है। ठीक है, सीकुर रहित और लंबी प्रजाति का धान होता है। इसकी लंबी प्रजाति का यह धान होता है। ठीक है दोस्तों, और यह लंबी प्रजाति का धान होता है। ठीक, और इसकी खेती भारत में की जाती है। जो इंडिका स्पेसीज की खेती है भारत में की जाती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो जापानिका है, इसकी खेती देखो जापान में दोस्तों की जाती है, और यह एक बौनी प्रजाति, और यह धान गिरता नहीं है। देखो बौनी प्रजाति है तो ऑटोमेटिक नहीं गिरेगा। ठीक है, ये बौनी प्रजाति का धान होता है और इसकी खेती जापान में की जाती है, और ये धान थोड़ा बौना होता है तभी ये गिरता नहीं है। ठीक, इसे सब ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं। इसे सब ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं दोस्तों। इसकी खेती जापान में की जाती है। ठीक है, और जो अगला मेरा है जवानिका। जो जवानिका, इसकी धान को इस धान को जंगली, ठीक है, जंगली धान भी कहते हैं। इस राइस को जंगली भी कहते हैं, जंगली राइस कहते हैं। इसकी खेती इंडोनेशिया में की जाती है। इसको इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला मेरा है कि धान का कुल क्षेत्रफल जो है सिंचित, वह है 45%। 45% सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है, और लगभग 55% भाग वर्षा आधारित रहता है, आधारित खेती है। जो सिंचित है वो 45% है और लगभग 55% भाग वर्षा पर निर्भर रहता है, आधारित खेती होती है। ठीक है, वर्षा पर। ठीक है, और जो निचली मृदाओं में धान की खेती की जाती है, जो निचली जो थोड़ा खाली मृदाएं होती हैं, ठीक है, उस पर हम खेती 2 प्रकार से करते हैं। लेह युक्त मृदाओं में खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें लेह और रुपाई 2 विधियां होती हैं, जो कि अगली मेरी विधि है। ऊंची मृदाओं में थोड़ा अपर मृदाएं होती हैं। ठीक है, इसकी खेती प्रमुख विधियां हैं, देखो जैसे डायरेक्ट सोइंग है, छिटकाव विधि है, पंक्ति लाइन सोइंग है, पंक्ति बुआई या हल के पीछे ड्रिल बुआई, ठीक है, या बिसाई पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये सब इसमें 3 होती हैं। ठीक है, और जो डेपोक विधि होती है, इसमें डेपोक विधि में धान की पौध तैयार करने के लिए किस देश की प्रचलित विधि है? तो देखो डेपोक धान को प्राप्त करने के लिए फिलीपींस जो है वहाँ की प्रचलित विधि है। ठीक है दोस्तों, इसे चलती फिरती नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसे चलती फिरती नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। और धान की नर्सरी पक्के फर्श या पॉलीथीन पर उगाई जा सकती है। ठीक है, पॉलीथीन या फर्श पर भी उगाई जाती है, उगाई जा सकती है। और जो नर्सरी डालने के लिए 11 से 14 दिन बाद रोपाई लायक हो जाती है। ठीक, डेपोक विधि से जो नर्सरी डालने के लिए वो 11 से 14 दिन बाद तैयार हो जाती है। ठीक दोस्तों, 11 से 14 दिन बाद तैयार हो जाती है। और मेरा अगला है कि चावल जो होता है, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ SRI, जो इस तकनीक का आविष्कार जो किया था, देखो SRI का जो आविष्कार किया था फादर हेनरी वो लाउलेनी ने मेडागास्कर में 1983 में किया था। ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर में 1983 में किया था। ठीक है, फादर हेनरी ने मेडागास्कर में 1983 में किया था। इस विधि के द्वारा अधिक उत्पादन कम पानी सहायता से किया जा सकता है, कम पानी की सहायता से उगाया जा सकता है। ठीक है, इस विधि में जो SRI जो पद्धति होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें कम पानी लगता है
और अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसको अपनाया गया। इस पद्धति से 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो उत्पादन होता है ये 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि जो इसकी वैरायटीज हैं, प्रमुख किस्में हैं, जो जैसे नगीना हो गई, साकेत हो गई, IR 20 हो गई। ठीक है दोस्तों, और जगन्नाथ हो गई। जगन्नाथ जो वैरायटी है ये उत्परिवर्तित वैरायटी है। ठीक, इंदिरा सोना हो गई, दीपा हो गई, जया हो गई, पद्मा है, IR8 है, अनुपा है, अनुपमा है, अनुपमा। ठीक है दोस्तों, सरजू है, सरजू 52 है, गोविंद है, PRH10 है, PHB 71 है, प्रसाद आदि किस्में हैं। ठीक है, ये इसकी किस्में हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जो सीड रेट है, बीज की मात्रा है, जो छिटकवा बीज से हम बुआई करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की से सीड लगता है। जो SRI पद्धति से हम जो बुआई करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है दोस्तों। ठीक, लगता है। और जो संकर धान की जो बीज की मात्रा है वह 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। और जो ड्रिलिंग विधि है, ठीक है दोस्तों, इसमें 60 किलोग्राम लगती है, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। और डेपोक विधि इसमें 1.5 से 3 किलोग्राम वर्ग मीटर लगती है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लगती है तो सबसे ज़्यादा देखो किस में लगती है, सबसे ज़्यादा छिड़काव विधि में लगती है। जो डायरेक्ट सोइंग की जाती है इसमें सबसे ज़्यादा लगती है, जो इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। इसके बाद में हम ड्रिलिंग विधि से 60 किलोग्राम लगती है। ठीक दोस्तों, प्रति हेक्टेयर। अगला मेरा है कि जो स्पेसिंग होनी चाहिए, ये SRI की 25 गुणे 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और संकर धान की जो होती है 20 से 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और जो रोपाई की विधि है, बीज से जो रोपाई की विधि से है तो 20 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो धान की रोपाई करते हैं, ठीक है, मौसम जो खरीफ में करते हैं तो 21 से 25 दिन पे कर देते हैं धान की रोपाई। रबी में देखो, खरीफ में भी 21 से 25 के दिन पे कर देते हैं। और जो रबी में होता है 30 से 35, रबी में जो होता है तो 30 से 35 डेज में करते हैं। और जो डेपोक में होता है ये जल्दी हो जाता है, ये 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। बट इसके बाद में रोपाई इसकी कर देते हैं। और छारी में होता है यह 40 से 45 दिन में करते हैं। और जो SRI होता है यह 10 से 12 डेज में करते हैं। असिंचित क्षेत्रों में 30 से 35 डेज में कर देते हैं। ठीक दोस्तों, असिंचित क्षेत्रों में 30 से 35 डेज में कर देते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें आगे हम बात करते हैं FYM की, खाद और उर्वरक की बात करते हैं। जो कि इसमें FYM जो है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर पड़ता है। और जो इसमें NPK है वो 100, इसमें NPK का रेशियो 100-60-50 का रहता है, जो कि नाइट्रोजन में 100। और इसमें NPK का रेशियो जो इसमें रहता है वह 100-60-50 का रहता है। ठीक, और आगे बात करते हैं कि जो धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा होता है वो अमोनिकल रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, किस रूप में ग्रहण करता है तो देखो ये अमोनिकल रूप में ग्रहण करता है। ठीक, और इसलिए इसके अमोनिकल जो होता है अमोनिया सल्फेट उर्वरक को प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसमें उर्वरक का प्रयोग अमोनिकल सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं।
जो मुख्यतः 3 पोषक तत्व हैं, Zn, Fe, B, ठीक है। जो Zn होता है, ठीक है, Zn की कमी से सबसे पहले इसके द्वारा जो और कहाँ खोजा गया, तो इसको देखो YL नैनो द्वारा 1966 में जिंक को, जो 1966 जिंक की जो कमी होती है, तो 1966 वाई क्या है दोस्तों, YL नैनो ने 1966 में पंतनगर में खोजा इसको, ठीक दोस्तों, पंतनगर में खोजा था। और जो Fe की कमी से सबसे पहले इसको, Fe की जो कमी होती है, तो सबसे पहले खोजा PN टक्कर VK नायक 1984 में खोजे। जो Fe की कमी होती है इसको PN टक्कर और VK नायक 1984 में इसकी खोज की थी। और अगला जो मेरा है कि बोरान, जो बी की कमी होती है, बी की कमी होती है धान में कैल्शियम युक्त मृदाओं में बिहार में खोजी गई, जो कि बी की कमी होती है कैल्शियम युक्त मृदाओं में बिहार में खोजी गई थी। और जो हरी खाद होती है, हरी खाद या ग्रीन मैन्योर, रोपाई से पहले खेत में सनई या ढैंचा 25 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई 45 से 60 दिन पूर्व मुख्य खेत में बोना चाहिए। 45 से 60, ठीक दोस्तों, 45 से 60 दिन पूर्व मुख्य खेत में बोना चाहिए, 45 से 60 दिन, ठीक है। और हरी खाद का प्रयोग नाइट्रोजन मिलता है, प्रयोग नाइट्रोजन जो होता है इनमें 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन मिलता है दोस्तों, ठीक। आगे हम बात करते हैं जो इसमें वीड होता है, खरपतवार जो होता है। प्रमुख खरपतवार जो होता है सांवा जो घास होता है, इकाइनो, जो इसको इकाइनो क्लोवा बोलते हैं, इकाइनो क्लोवा क्रस गेलिस जो होता है, जो सावा को इकाइनो क्लोवा क्रस गेलिस बोलते हैं। और इसके जो प्रमुख एक खरपतवार होगा, इसके जो कीट हैं, कीट, तो ये देखो कीट जो है इसका, या गंधीबग होगा, गंधीबग है, लिप्टोकोरिसा जो इसको बोलते हैं, लिप्टोकोरिसा इकुटा, ठीक है। लिप्टो जो गंधीबग है इसको लिप्टोकोरिया इकुटा बोलते हैं, ठीक दोस्तों। और आगे बात करते हैं धान भ्रंग, जो राइस हिप्सा होता है, जो राइस हिस्पा होता है, ठीक। इसको जो पत्ती का भुनका होता है इसको ग्रीन हॉपर बोलते हैं, ठीक। और जो इसमें एक कीट तनाछेदक भी होता है। और अगला जो होता है सामूहिक डिम्ब जो होता है कैटरपिलर, ठीक दोस्तों। और आगे हम प्रमुख रोग जो इसमें होते हैं, जो झुलसन रोग होता है, ब्लास्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक, जो ब्लास्ट होता है, कवक जनित या पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है। कवक, इसमें कौन सा कवक लगता है, एक कवक के द्वारा होता है, और पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है, ठीक, इसमें नाम का कवक लगता है। और जो जीवाणु पर अंगमारी जो होता है, यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है रोग, ठीक दोस्तों। इसको जेंथ्रोमोनास ओराइजी बोलते हैं, जेंथ्रोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है, ठीक। भूरा धब्बा जो रोग होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट, तो यह एक कवक रोग है, कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसको हम हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी बोलते हैं, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी बोलते हैं, जो कि जनित रोग है। और जो ये इसका अंगमारी रोग होता है, इसका जो अंगमारी रोग होता है, हाँ आभासी, हाँ ये हो गया अंगमारी, ठीक है। और इसका जो भूरा धब्बा हो गया, ठीक है। आभासी कंड रोग जो होता है, फ्लैग स्मट जो होता है, यह एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। और इसको हम क्लेक्से स्पिस
ओराइजी बोलते हैं, क्लेक्सेपिड्स ओराइजी बोलते हैं, जो कि बीमारी या एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। और जो खैरा रोग इसमें एक होता है जो कि जिंक की कमी से होता है। अगला मेरा है टुंगरू, विषाणु जनित बीमारी है जो कि ग्रीन हापर के द्वारा फैलता है। टुंगरू जो होता है ये ग्रीन हापर के द्वारा फैलता है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं कि उत्पादन की। जो देसी किस्में होती हैं दोस्तों, ये 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उत्पादन होता है। और जो भारत का औसत उत्पादन है 35 से 40 कुंटल है दोस्तों। जो देसी किस्मों का है 30 कुंटल है, भारत का जो औसत उत्पादन है 35 से 40 कुंटल है। ठीक दोस्तों। धान की बौनी किस्म का, जो धान की बौनी किस्म होती है उसका 50 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। देखो जो बौनी किस्म होती है उसमें उत्पादन अधिक होता है। ठीक दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो इसका पुष्पक्रम है। इसके पुष्पकरों को पेनिकल कहते हैं। जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, धान में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओराइजिन होता है। जो बौनी जीन होते हैं, जो बौनी जीन पाई जाती है उसको कहते हैं डिजियो जीन। ठीक है। विश्व की जादुई धान जो है किस्म को IR8 बोलते हैं। विश्व का जादुई धान IR8 को बोलते हैं। ठीक है। और भारत में जादुई धान जया को बोलते हैं। विश्व में जादुई धान को IR8 बोलते हैं और भारत में जादुई धान जया है। ठीक दोस्तों। जो प्रथम संकर किस्म है ये CORH1 है। ठीक है दोस्तों। CORH1 है। जो प्रथम बासमती संकर किस्म है ये PRH10 है। ठीक दोस्तों। जो प्रथम बासमती संकर किस्म है ये PRH10 है। ठीक है। सुनहरा धान किसका धनी स्रोत है? ठीक। तो विटामिन ए का, सुनहरे धान में जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और मेरी क्रॉप यहीं पे ख़त्म हुई। अब हम आगे जर्नल क्वेश्चनों की बात करते हैं जो कि दिए गए हैं। जो किस कारणवश चिकनी मिट्टी में दरारें बन जाती हैं? तो देखो, जल की उपलब्धता, ठीक है, उपलब्धतावश, खेत खाली होने के कारण, मृदा कणों का आयतन बढ़ जाने के कारण। नहीं दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो मृदा कणों के आयतन में कमी के कारण जो चिकनी मिट्टी में दरारें बनती हैं ये दोस्तों मृदा कणों के आयतन में कमी के कारण बनती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है, जो शुष्क मौसम, तेज धूप व हवा सहन करने वाली फसल है। देखो, जो तेज धूप हवा सहन करने वाली जो फसल है वो जायद की फसल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे आप लोग ये बताइए, जो मोनोकल्चर किसे कहते हैं? मोनोकल्चर ठीक। मोनोकल्चर दोस्तों किसे कहते हैं? तो मोनोकल्चर दोस्तों ये होता है कि बार बार एक ही खेती करने की प्रक्रिया को मोनोकल्चर कहते हैं दोस्तों। बार बार रिपीट क्रॉप को कहते हैं दोस्तों। ठीक है। रिपीट क्रॉप को मोनोकल्चर कहते हैं। ठीक दोस्तों। और देखो दोस्तों, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग दोस्तों मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? देखो, मोनोक्रॉपिंग एक सीजन में एक बार फसल को लेना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एक ही फसल लेना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बुआई के कितने समय बाद हरी खाद पलटना चाहिए? तो बुआई के 7 से 8 सप्ताह बाद खाद को पलटना चाहिए। ठीक दोस्तों।
और आगे हम बात करते हैं जो जीवन चक्र के आधार पर मोथा है। तो देखो जीवन चक्र के आधार पर मोथा एक बहुवर्षी है। ठीक दोस्तों, बहुवर्षीय जीवन चक्र के आधार पर मोथा बहुवर्षी है। और जो तंबाकू के पौधे में पुष्प विन्यास तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो तंबाकू के पुष्प तोड़ने की विन्यास प्रक्रिया कहलाती है। तो ये देखो टॉपिंग कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? टॉपिंग कहते हैं। इसमें जो तंबाकू की अपर लीफ होती है उसको तोड़ लिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसे हम टॉपिंग कहते हैं। और जो अगला क्वेश्चन मेरा है यह है सनई का वनस्पतिक नाम है। तो जो सनई का वनस्पतिक नाम है तो क्रोटेलेरिया जुनसिया है। देखो सनई का वनस्पतिक नाम है क्रोटेलेरिया जुनसिया। ठीक दोस्तों, अगला मेरा क्वेश्चन है कि भूमि से पोषक तत्वों का सबसे अधिक नुकसान कैसे होता है। तो भूमि में पोषक तत्वों का सबसे अधिक नुकसान फसलों से होता है। ठीक, फसलों से सबसे अधिक नुकसान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि द्विबीजपत्री खरपतवार है। तो देखो द्विबीजपत्री खरपतवार बथुआ है। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि अम्लीय भूमि में उगाने वाली फसल है। तो देखो अम्लीय भूमि में जो उगाने वाली फसल है तम्बाकू है। तम्बाकू को हम अम्लीय भूमि में उगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन है एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होते? एक हेक्टेयर में कितने एकड़? तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़। ठीक, 2.47 एकड़ होता है। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो कि हमारी क्लास समाप्त हो रही है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। अब हम आप लोगों को अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।